స్వాగతం. సంగారెడ్డి మిలాద్ గ్రౌండ్ లో ఎంఐఎం టౌన్ ప్రెసిడెంట్ నిజాముద్దీన్ ఆధ్వర్యంలో ఎంఐఎం నాయకులు కార్యకర్తలతో బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. ఈ సభకు ముఖ్య అతిథిగా ఎంఐఎం ఆల్ ఇండియా అధ్యక్షుడు ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఓవైసీ మాట్లాడుతూ మైనారిటీల సంక్షేమానికి కృషి చేస్తున్న బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి సీఎం కేసీఆర్ కు అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో మనం అండగా ఉండాలని ఓవైసీ అన్నారు. कई लोग अपने गांव अपने देहात छोड़कर जान बचाने के लिए जो मिला वो लेकर निकले था वो సంగారెడ్డిలో ఎంఐఎం నాయకులు కార్యకర్తలతో బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. సంగారెడ్డి మిలాన్ గ్రౌండ్లో ఎంఐఎం టౌన్ ప్రెసిడెంట్ నిజాముద్దీన్ ఆధ్వర్యంలో ఎంఐఎం నాయకులు కార్యకర్తలతో బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. ఈ సభకు ముఖ్య అతిథిగా ఎంఐఎం ఆల్ ఇండియా అధ్యక్షుడు ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఓవైసీ మాట్లాడుతూ మైనార్టీల సంక్షేమానికి కృషి చేస్తున్న బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి సీఎం కేసీఆర్ కు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మనం అండగా ఉండాలని ఓవైసీ అన్నారు. పట్టణంలోని మిలాద్ గ్రౌండ్లో ఎంఐఎం టౌన్ ప్రెసిడెంట్ నిజాముద్దీన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సమావేశంలో స్థానిక ఎంఐఎం నాయకులు ఆరిఫ్, యాకూబ్ అలీ, ఫాజిల్, ఎజాజ్తో పాటు ఎంఐఎం కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. रुकने पार्लियामेंट वो हैदराबाद और डैश पे तशरीफ फरमा संगारेड्डी जिले के टाउन के सदर जनाब खाजानी के सदर सफेद हैदराबाद अतनाफ के मजलिस के जिम्मेदार मोहिबान जिम्मेदार और यहाँ पर बैठकर सुनने वाले हालात हादरा के उन्वान पर दिन पे दिन जो बनते जा रहे हैं करना और आप तमाम को और आप देख रहे भी होंगे या दलितों के ऊपर मैं आप तमाम से ये भी कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आज मौजूदा 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान एमपी 25 से 28 होते हैं, कांग्रेस के लोग होते हैं। कभी ये कांग्रेस को सपोर्ट करती है तो कभी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस सपोर्ट करती है, मगर इन तमाम सियासी जमातों को तो कोई तंजीम है तो आरएसएस जैसी तंजीम, कभी भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस तंजीम सपोर्ट करती है। और अंदर आज के हालात देखिए, जो हिंदुस्तान के अंदर जो 5 रियासत वहाँ पर इलेक्शन के अंदर ये कांग्रेस जो पार्टी है इस पार्टी को सपोर्ट करने वाली आरएसएस, हिंदुवानी, बजरंग दल जैसे सियासी जो तंजीमें हैं, इन तमाम तंजीमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने बीच में हाजिर होंगे। हम सबको उनके खिताब पॉलिसी है वो आपको और हम सबको सदर जनाब बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे काम करना है। यहाँ पे 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 8 कैंडिडेट्स चुनकर काउंसलर्स बने। काउंसलर्स बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वार्ड्स में संगारेड्डी के कई वार्ड्स में तरक्याती कामों को अमल में लेके आए। इतने साबिक़ा में जितने भी काम रुके हुए थे डेवलपमेंट के वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काउंसलर्स के ज़रिए सदर साहब जनाब बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे और जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब की निगरानी में उन कामों को अंजाम तक पहुँचाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े ही फख्र के साथ कहता हूँ, मैं 2013 में संगारेड्डी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शाख का सदर चुना गया और मेरे साथ में होनहार पढ़े लिखे बाशऊर लोग काउंसलर्स बने और मेरे साथ टीम में शामिल हैं। और जब से लेके आज तक ये जो कारवान है वो कारवां यहाँ तक चलते हुए आया और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये जो सफ़र है वो आगे भी चलेगा और हमारा फर्स्ट एंड मोस्ट प्रायोरिटी इत्तेहाद और इत्तेफाक की है। अब यहाँ पे बहुत सारे
तरक्याती काम जो है, बचे हुए कामों को करवाना है, उसकी फहरिस्त मैंने जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पेश की है। अब वो सदर साहब के हाथों, सदर साहब के जरिए से आप सबको सुनना है। इंशाअल्लाह मैं आप सब लोगों को एक वादा करता हूं, हम जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये समझते हैं हमेशा पब्लिक के अवाम के दरमियान में 24 घंटे 7 दिन 365 दिन पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, शहनशीन बतशरीफ फरमा मुफ्ती असलम कासमी साहब, सदर जमीयत उलमा हिंद संगारेड्डी जिले, जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब, रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहीराबाद के सदर जनाब अतर अहमद साहब, जनाब गौस पाशा साहब, सदासी बेट के मजलिस के सदर, इशरत साहब जिले मेदक के सदर, यूनुस साहब जो नारायण खेड़ के मजलिस सदर हैं, बांसवाड़ा से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, सेक्रेटरी जहीराबाद गौस साहब, बिदर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, रुकन बल्दिया जनाब मुन्ना साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे हालात हाज़रा में आपने शिरकत की। मैं शुरुआत में आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि आज हमारी आंखों के सामने और बल्कि सारी दुनिया के सामने जो बर्बरियत के मज़ाहिरे आप और हम और सारी दुनिया देख रही है कि फ़लस्तीन की सरजमीन पर, जहां पर मासूम फ़लस्तीनियों के खून से गाज़ा की सरजमीन को लाल किया जा रहा है और लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 3760 मासूम बच्चे हैं, 2326 उसमें ख़वातीन हैं, यानी 9000 में जो लोगों की मौत हुई है इजराइल जालिम हुकूमत की बमबारी और उनकी फौजी कार्रवाई 11-12 दिन से ये बर्बरियत फ़लस्तीनियों पर की जा रही है। और ख़ास तौर से मगरबी ममालिक जो सारी दुनिया को ह्यूमन राइट्स का दर्ज देते हैं, आज वो अंधे बन चुके हैं, बहरे बन चुके हैं। इन मासूम फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है उस पर मगरबी दुनिया खामोश तमाशाई बनकर उनको देख रही है। अफसोस होता है कि यही मगरबी दुनिया अगर किसी जानवर पर कुछ हो जाता है तो उसका बड़ा इशू बनाते हैं। यूक्रेन में रशिया ने हमला किया यूक्रेन पर, तो पूरी मगरबी दुनिया रशिया के खिलाफ खड़ी हो गई, यूक्रेन के साथ आकर ठहर गए। मगर जब वही फ़लस्तीनियों पर पिछले 75 बरस से इजराइल उन पर जुल्म कर रहा है तो मगरबी दुनिया खामोश बैठी हुई है। और आज 9000 के करीब फ़लस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया, 10,000 से ज्यादा बिल्डिंगों को डिमोलिश कर दिया गया जो बमबारी के जरिए। 21 लाख की आबादी गाजा पट्टी का इलाका है, जिसमें से 10 लाख लोग आज बेघर हो चुके हैं। आज हम यहाँ आराम से बैठे हैं संगारेड्डी के इस ग्राउंड में, मगर आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि ना उनके पास पीने का पानी है, ना खाना है। 36 अस्पताल गाजा में है,
जिसमें से 16 इजराइल ने बमबार होंगे। हमने अवाम से अपील की कि आप वहां पर उन असम्बली हल्के जात से मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करें वोट डालकर और अपनी दुआओं से। जहां पर मजलिस का उम्मीदवार नहीं होगा, हमने अवाम से अपील की कि वहां पर वो मामू को कामयाब करें, उनके उम्मीदवारों को कामयाब करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस ने फैसला क्यों लिया मैं आपको बताना चाहता हूं। यकीनन आपके पास पूरा इख्तियार है कि आप किसको अपना वोट दें, मगर आज सरजमीन हिंदुस्तान में, भारत में अगर कहीं पर आपकी एक सियासी आवाज है या आपकी सियासी ताकत है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। वो आप संगारेड्डी में रहते हैं, मगर यकीनन आपकी दिलचस्पी, आपकी वाबस्तगी, आपका जज्बा, आपकी दुआओं से ही मजलिस के अरकान असम्बली कामयाब होते हैं और इंशाअल्लाह ताला इस असम्बली इंतखाबात में भी कामयाब होंगे। मैं आपके सामने चंद बातों को रखना चाहता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि मजलिस ने अपनी तायीद का ये फैसला क्यों लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रियासत तेलंगाना बनने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हर साल अक़लियतों की तालीम के ऊपर यहाँ की हुकूमत 650 करोड़ रुपये सिर्फ तालीम के ऊपर खर्च की, अक़लियतों की तालीम के ऊपर। वो उसका ब्रेकअप क्या है मैं आपको 9 साल का बता रहा हूं। 9 साल में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 475 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसका फायदा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में अक़लियतों के 14,27,714 बच्चे और बच्चों को हुआ। ये रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस है, 1,15,000 के करीब तुलबा और तालिबात को हुआ। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप जो अक़लियतों को दी गई 490 करोड़ रुपये 9 साल में, जिसमें 3,224 अक़लियती तुलबा और तालिबात को ओवरसीज स्कॉलरशिप दी गई। टेमरिस के स्कूल खोले गए, 3,065 करोड़ रुपये 9 साल में खर्चा हुए, जिसमें आज टेमरिस के जो स्कूल है 200 के करीब। टेमरिस में 205 स्कूल है, 97,000 बच्चे और बच्चियां इसमें पढ़ रही हैं। मुस्लिम अक़लियत के बच्चों का स्कूल अलग, बच्चियों का स्कूल अलग। और फिर 32,640 इसी टेमरिस के स्कूल को जूनियर कॉलेज में तब्दील किया गया था मजलिस की नुमाइंदगी पर। तो 32,640 तुलबा और तालिबात जूनियर कॉलेज पढ़ रही हैं। 80,000 तुलबा और तालिबात इस टेमरिस के स्कूल से मुस्लिम अक़लियत के पढ़ कर निकल गए। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो मैं आपके सामने आदाद व शुमार रख रहा हूं, आप जाकर देख ले सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला लिया कि आप संगारेड्डी में यहां पर आप मामू को कामयाब करिए। ये काम किया गया है, यकीनन और भी काम करना है। जैसा कि हमारे मजलिस के जिम्मेदारों ने दिया कि संगारेड्डी में बाउंड्री वॉल की तामीर होना, वक्फ की जो जमीन है सर्वे नंबर 412, 222, 311 तमाम 102 एकड़ जमीन जो है उसकी हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि हुकूमत से नुमाइंदगी करके इसकी बाउंड्री वॉल जो वक्फ की जमीन है इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे इक़दाम और बाउंड्री वॉल उठाने की कोशिश और काम करेंगे। एक BEd DEd उर्दू मीडियम कॉलेज संगारेड्डी में जरूरत है। और पूरे मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम मसलक के उलमाओं ने फैसला लिया कि अहले सुन्नतुल जमात को, तबलीगी जमात को, जमात इस्लामी अहले हदीस को 1,000 स्क्वायर यार्ड जमीन दी जाए, जाके जिस तरह की हमारे दूसरे अबनाए वतन का उनके भवन है उस तरह का एक काम हो सके। और इंशाअल्लाह ताला हम इसकी बात मैं खुद चीफ मिनिस्टर से और जनाब हरीश राव से करूंगा। एक माइनॉरिटी स्टडी सर्कल की संगारेड्डी में जरूरत है, अहमदनगर में उर्दू घर, कब्रस्तान की जरूरत है संगारेड्डी में, और जो ईदगाह नाकाफी है उसके बाजू कोई प्राइवेट जमीन है हुकूमत से कहकर उसको एक्वायर किया जाए, इसकी भी कोशिश करेंगे।
फिर डबल बेड 2 BHK का बोबली कुंटा नाला एक्सपेंशन में इस ताल्लुक से कई मरतबा मैं बोला हूं, ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, मेरी जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह मैं इसको मुकम्मल करवाऊंगा। वार्ड नंबर 20 में आंगनबाड़ी स्कूल है, बस्ती दवाखाना वार्ड नंबर 26 में जरूरत है, और एक शादी खाना जो है उसको तोड़कर दीनदार खां शादी खाना उसका सरेनो अच्छा बनाना चाहिए। और साथ ही साथ जो मेडिकल कॉलेज खोला गया उसमें अक़लियती नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए। माइनॉरिटी लोन और गृह लक्ष्मी का जो लोन का प्रोसेस है उसको आसान करना चाहिए। और एक मेट्रो ट्रेन संगारेड्डी से मियापुर तक, मुझे यकीन है कि अगर दोबारा केसीआर मुख्यमंत्री बनेगा तो एक काम होगा, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि जितने टाउन्स हैं तेलंगाना में वहां पर हम इस तरह की सहूलतें पहुंचाने का काम करेंगे। फिर महबूब सागर को खूबसूरत बनाना, और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल संगारेड्डी में यहाँ पर मजलिस की तरफ से सालार मिल्लत की बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती है और फर्नीचर की जरूरत है। और जुलकल गांव में कब्रस्तान की दीवार का उठाने का काम है, मुफ्ती साहब ने ये हुक्म दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आपके 19 काम आपने दिए हैं मुझे, मेरी जिम्मेदारी होगी कि इंशाअल्लाह ताला मैं इन पूरे कामों को करवाऊंगा। मगर मेरी आपसे एक अपील है कि आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी के वादे, कांग्रेस पार्टी के झूठ, उसकी एक लंबी तारीख है, उसको अगर बयान करना शुरू करूं तो शायद 10 बजे से पहले तकरीर को खत्म करना है वो जरा मुश्किल हो जाएगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने बात पहले भी कही, आपके दरमियान में आकर फिर से कह रहा हूं, याद रखिए जिस रियासत में 2 कौमी पार्टियां होती हैं, बीजेपी और कांग्रेस जहां पर होती है, सबसे बड़ा नुकसान अगर होतों को होता है, अक़लियतों को होता है, क्योंकि ये जानते हैं कि हमको छोड़कर ये कहां जाएंगे। और बीजेपी को जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने हिंदुत्व के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ चुकी है। जहां पर तीसरी कुव्वत होगी तो बैलेंस ऑफ पावर आपके हाथ में होता है, कुव्वत आपके हाथ में होती है, तवाजुन आपके हाथ में होता है। अगर 2 पार्टी कौमी पार्टियां रहेंगे, मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मौका दिया मुल्क के कोने कोने में जाने का। मैं मध्य प्रदेश को जाकर देखा, राजस्थान को जाकर देखा, बड़ी बड़ी रियासतों में जाकर देखा, वहां पर यही देखने में आता कि जहां पर 2 कौमी पार्टियां होती हैं वहां पर अक़लियतें को बर्बाद कर दिया जाता है। आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी है, समाजवादी अब नहीं रही, समाजवादी पार्टी नहीं रही, उसकी ताकत कुव्वत खत्म हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि यहां हमारे पास एक तीसरा प्लेयर है, यहां हमारे पास मंजलिस एक चौथा प्लेयर है आपका। इस बैलेंस को बरकरार रखिए। वोट देना आपका काम है, आपको समझाना, आपसे गुजारिश करना, आपको बताना मेरा फरीजा है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर 2 कौमी पार्टी बन जाएंगे तो याद रखिए हम इनके पैरों का फुटबॉल बन जाएंगे। ये सिर्फ हमसे डरा डरा कर वोट हासिल करते रहेंगे। ये जो काम आप देख रहे हैं, 210 रेजिडेंशियल स्कूल, 205 रेजिडेंशियल स्कूल में अगर आज 1 लाख थी, कर्नाटका में क्या हो रहा? कर्नाटका में जब से कांग्रेस आई वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर किसानों को पानी नहीं है। रिजर्वेशन बीजेपी ने निकाला, 6 महीने में एक कानून नहीं बना सके कि दोबारा मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सके कर्नाटका में। जज्बात से खेलते रहेंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। और जब कभी भी कांग्रेस इख्तिदार में थी, आंध्र प्रदेश में फसादात होते रहे। इसी जमीन पर फसाद हुआ, संगारेड्डी में, हैदराबाद में फसाद हुआ, हर साल में कुछ ना कुछ होता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 9 साल से तेलंगाना में अमन है, तेलंगाना तरक्की कर रहा है। यकीनन और करना है किसानों के लिए, गरीबों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा काम हो गया, बहुत करना है, मगर अगर आप मजमूई तौर पर देखेंगे तो तेलंगाना में काम हुआ है। इस काम को लेकर आगे बढ़ना है।
कांग्रेस जहां प्रदेशों में है वहां पर फसाद होता। आप बोलेंगे मिसाल दो, राजस्थान की मिसाल ले लो। जुनैद नसीर को राजस्थान में घाटमीका से किडनैप करके हरियाणा ले जाकर उनको जिंदा जला दिया जाता है। पावर आपके हाथ में है, आपके हाथ में हर चीज है, इसीलिए फौरन हुकूमत ने काम किया। राजस्थान में क्यों नहीं किया बताओ मेरे को, आप बताओ, पूछो, आप अपने आप से सवाल करो। आप वोट डालने से पहले सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद किया गया, गलत हुआ। ये कांग्रेस वालों से पूछो, आप इन्होंने रेजोल्यूशन पास नहीं किया था अपनी पार्टी में कि दोबारा बाबरी मस्जिद को बनाएंगे। पूछो इनसे, आप तुमने पास किया था नहीं किया था? अपने पार्टी में पास किया था तुमने, CWC में। हमने सेक्रेटेरिएट में दोबारा उस जगह पर उस मस्जिद को तामीर किया। क्यों किया? क्योंकि आपके पास बैलेंस ऑफ पावर है, आपके पास ताकत है। यहां पर 2 प्लेयर नहीं, 3 प्लेयर है, 4 प्लेयर है, कुव्वत आपके पास है, इसीलिए आप काम करवा रहे हैं। ये कांग्रेस आएगी तो ये 2 कौमी पार्टियां अकलियतों को बर्बाद कर देंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। राजस्थान में जाकर देख लो आप, राजस्थान में 60% मुस्लिम बच्चे एनीमिक हैं, खून की कमी है उनके पास। मैं स्टडी करवाया पूरी, बड़े बड़े माहिरीन को बिठाकर रिपोर्ट तैयार किया। आप बताइए क्या हो रहा है वहां पर? मगर यहां पर इनके बड़े बड़े लोग आते हैं, बुलंद दावे करते हैं। इनके एक लीडर आए, राहुल गांधी, प्यारे ने आकर कह दिया कि KCR ने इतना पैसा लिया, हम आके वापिस कर देंगे। मानिए मोदी 2 हो गया। ये 2014 में मोदी बोले थे 15 लाख हर एक के अकाउंट में डालूंगा। वो 15 लाख की जगह 15 पैसे नहीं आए तो इन्हों बोले भाई उसका डायलॉग मैं मार लेता हूं। तो इन्होंने बोले मैं आऊंगा, मैं निकाल दूंगा। ये जो काम जो मैं आपके सामने रखा हूं, बताइए ये काम किसके फायदे किसका फायदा हो रहा है? थोड़े पढ़े लिखे नजर आते थे मुझे, तो बिल्कुल ही थम्स अप निकले वो तो। असदुद्दीन ओवैसी आसाम त्रिपुरा में इलेक्शन लड़ते हैं। अरे मैं कहां गया भाई आसाम को, ना त्रिपुरा गया मैं। आप जाओ तो जाता हूं मैं, अब तो मेरे को जाना पड़ेगा। हर अरे तोते की तरह कोई लिख दिया, इनको स्टेनोग्राफर इनको पढ़ के सुनाते। अरे अपने दिमाग पे जोर डालो, फर्स्ट फ्लोर है नहीं है? सोचो, हजरत गूगल पे जाके देखो इन्होंने आसाम लड़े नहीं लड़े, त्रिपुरा लड़े नहीं लड़े। नहीं, मंजलिस को पैसे मिलते, बीजेपी पैसे देती मंजलिस को। राहुल गांधी तुम नहीं जानती हम लोगों को, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम उनके गुलामों के गुलाम हैं। और जमीर बेचना, ईमान बेचना दौलत के लिए हमारी फितरत में नहीं है। शायद तुम्हारे साथ जितने हैं वो करते होंगे, मगर हम आखा के उम्मती हैं। हमारे पास जो दौलत है राहुल गांधी तुम्हारे पास नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी दौलत यह है कि हम कमली वाले को अपना आका मानते हैं, वो तुम्हारे पास नहीं है दौलत। तुम कौन सी दौलत की बात कर रहे हो? और दौलत की तुम बात कर रहे हो राहुल गांधी, तो क्या जब मैं न्यूक्लियर डील जब हो रही थी 2008 की, जब उस वक्त मैं खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा था कि न्यूक्लियर डील भारत के लिए अच्छी है तो भारत के मुसलमानों के लिए भी अच्छी होगी, इसलिए कहते हो क्योंकि असदुद्दीन मेरा नाम है, मेरे चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है। तुम इसीलिए मुझसे कहते हो पैसों से बिक जाने वाला है, मगर तुम्हारा दोस्त वो सिंधिया जो बीजेपी में चला गया, तुम उसको नहीं बोलते पैसे लिए। वो जितिन प्रसाद तुम्हारा दोस्त जो बीजेपी में चला गया, तुम उसको नहीं बोलते पैसे लेकर गया बीजेपी में। तुम्हारा एक मंत्री यूपी का बीजेपी में चला गया, तुम्हारा नाक का बाल था, तुम उसको नहीं कहते भी पैसे लिए, मगर क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन है
चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, तो तुम पैसों का इल्जाम लगाते हो मुझ पर। लगाओ राहुल गांधी, यही सर पर टोपी पहनने वाले और चेहरे पर दाढ़ी रखने वाला तुमको बताएगा इसकी कीमत क्या चुकाना पड़ेगा तुमको। इस तेलंगाना के इलेक्शन में तुमको मालूम होगा। तुम हमको बोलते हो, मगर इनको नहीं बोलते। अच्छा, जब बात पैसों की आई राहुल गांधी, तो तुम्हारा तेलंगाना का सदर क्या वीडियो नहीं दिख रहा? वो वोट फॉर नोट का पैसे ले रहा था, क्या वीडियो नहीं है तुम्हारे सदर का? बोलो राहुल गांधी। अंधे हो जाते, यानी बिल्ली जब दूध पीती तो आंखा बंद करके पीती, समझती दुनिया नहीं देख रही। तुम्हारा सदर पैसों का ले रहा था ना। अच्छा, उन्हें कहां से आया राहुल गांधी? उन्हें बीजेपी से आया। उन्हें एबीवीपी में था, बीजेपी में गया, नायडू के पास गया तो नायडू की साइकिल को बिठा दिया। अब इनके पास आया, इंशाल्लाह इनको भी बिठाएंगा तेलंगाना में, पूरा बर्बाद करके छोड़ेंगे इनको। ओवैसी जो है मजलिस, अरे मजलिस को तुम जानते नहीं है प्यारे। तुम्हारी दादी दारुसलाम को आई थी, तुम्हारी दादी दारुसलाम को आई थी, आकर बोली थी कि जनाब शिवशंकर साहब का सिकंदराबाद कलेक्शन में तायीद करो। दारुसलाम को तुम्हारी दादी आई थी तो शिवशंकर साहब कामयाब हुए थे। वो भी नहीं मालूम होगा बेचारों को, नहीं मालूम। जो लिख के दिया याद कर लेते तोते की तरह। सही बोले साहब। हमको सब याद रहता, हमको सब याद रहता। राहुल गांधी, तुम बार बार अगर ऐसा बोलते रहेंगे ना, तो कर्नाटका के इलेक्शन से पहले तुम किसको भिजाए थे दिल्ली में? मेरे घर का नाम बोल दूं आप? राहुल गांधी बोलो, अब सोचो। बहुत बोल सकता हूं राहुल गांधी, मगर क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन है, ये तुम्हारी नफरत है इस नाम से। तुम्हारे पार्टी के लोग जो चले गए बीजेपी में, तुम नहीं बोलते। वो तुम्हारा नलगुंडे का बाई इलेक्शन हुआ, कौन सी मुनुगुड़, वो उनका कैंडिडेट बीजेपी में कांग्रेस से रिजाइन करा, बीजेपी में मोदी के गोद में जाके गपागप चाय पिया, उन्होंने उसको बिस्किट भी खिलाए, मगर मामू उस पर भारी पड़ गए, उन्हें हार गया। अब उन्हें क्या करा? नहीं, मोदी की चाय अच्छी नहीं, राहुल के कदमों में बैठ जाता, यहां चले गए, उन्हें सेकुलर हो गए, जहीराबाद में बागा रेड्डी साहब के बेटे बीजेपी में चले गए, जहीराबाद में कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी से कांग्रेस में आया। और इन हमारे को आईना दिखा रहे। अरे कभी आपने आईना, अपना चेहरा तो देखो, साथ में तुम्हारे कितने बीजेपी के लोग खड़े हुए हैं। मैं ये कर दूंगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मालो मार को तुम अमेठी जीतते नहीं जीतते, बोलो बात पूरा बताओ, चैलेंज करो तुमको। तुम हार गए वहां पे अमेठी में। वायनाड क्यों जीते? क्योंकि 30% असदुद्दीन ओवैसी वायनाड में था। तुम अमेठी नहीं जीते, तुम्हारे बाप दादा की सीट तुम हार गए। तुम सेकुलरिज्म का दर्श मत दो राहुल गांधी। अगर बोलना शुरू करूंगा ना, तो मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस आरएसएस की मां है, कांग्रेस आरएसएस की मां है। इसलिए इस कांग्रेस को, जो आरएसएस की मां है, मामू को जिताना। मामू को जिताए तो ये कांग्रेस जो आरएसएस की मां है, इनको हार होगी। अभी बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी बातें करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यहां पर जो बाग में जो प्रभाकर रेड्डी पर काटेनाला हमला हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। क्यों कांग्रेस का आदमी मारा प्रभाकर रेड्डी को? राहुल गांधी, आप नहीं बोलेंगे? अरे आप तो वायलेंस को देख चुके हैं ना। आपकी दादी शहीद हुई, आपके वालिद को मार दिया गया, और आपका पार्टी का आदमी प्रभाकर रेड्डी को चाकू मारता है, उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है। बोलो इस पर तो कुछ बोलो। राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, दिखता नहीं कुछ, मगर मजलिस को गाली देंगे। 28 नवंबर तक आप एक ही बात सुनेंगे, मोदी आएंगे, स्टीयरिंग इनके हाथ में है, राहुल आएंगे तो वैसी बी टीम है। राहुल गांधी कोई बी टीम नहीं है। अगर तुम बी टीम बोलेंगे तो तुम कौन सी टीम के? मैं बोलूं तुमको, तुम कहां से आए बोलूं मैं तुमको?
बहरहाल मैं तो बोल चुका हूँ, राहुल गांधी आओ हैदराबाद में मुकाबला करो मेरा पार्लियामेंट इलेक्शन में। क्यों ये बातें करते? हैदराबाद में पंजाब से जमहूरी तरीके से देख लेंगे। अरे तुम यहाँ वहां फिर के बोलते आओ ना हैदराबाद को मुकाबला करो मेरे से। आओ सबको, आओ तुम्हारा खानदान को, तुम्हारी आरएसएस को, सबको आके मुकाबला करो। अब पूरे तेलंगाना में किसी के पीछे नहीं पड़ रहे, इनको खाली एक ही दूल्हे भाई दिख रहा, वो ऐसी मजदूरी। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बीजेपी तेलंगाना में कोalition चाहती है, हरगिज होने मत दीजिए। यहाँ पर तीसरा प्लेयर है, कुव्वत आपके पास है, तवाजुन आपके पास है, बैलेंस आपके पास है। मेरी इस बात को गौर करिए और यहाँ से मामू की पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।